बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बेनामी संपत्ति कानून पर अमल जल्द। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बदलते नियमों का किया बचाव। विपक्ष ने नकदी संकट पर उठाए सवाल। पाकिस्तान ने रिहा किए 220 भारतीय मछुआरे। सरहद पर तनाव के बीच सद्भावना पहल। 5 जनवरी को 219 मछुआरों को रिहा करने का भी ऐलान। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। दिल्ली में शीतलहर। घने कोहरे से रेल, सड़क और विमान सेवाओं पर असर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य विमान हादसे की जांच के दिए आदेश। राष्ट्रीय शोक आज। सभी 92 लोगों की मौत पर भारत ने जताया दुख। अवैध बस्तियों पर प्रस्ताव के बाद इजराइल अमेरिका के रिश्तों में तल्खी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। कहा सुरक्षा परिषद में नहीं ले जाते दोस्त का मसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नए नियमों में राजनीतिक दलों को कोई छूट नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री ने बार बार नियम बदलने का बचाव भी किया और कहा कि ये फैसले लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए लिए गए हैं। क्रिसमस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत क्रिसमस की बधाई के साथ की। नोटबंदी के फैसले को उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का पहला कदम बताया और जीत तक जंग जारी रखने की बात कही। साथ ही बेनामी संपत्ति के मालिकों को चेतावनी भी दी। बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। देश हित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों को छूट के बारे में अफवाह फैलाने वालों को गलत बताया और कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो व्यक्ति हो या राजनीतिक दल। उन्होंने विमुद्रीकरण के नियमों को बार बार बदलने का बचाव भी किया। हर पल सरकार एक संवेदनशील सरकार होने के कारण जनता जनार्दन की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जितने भी नियम बदलने पड़ते हैं बदलती है, ताकि लोगों की परेशानी कम हो। प्रधानमंत्री ने माना कि नोटबंदी से नागरिकों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई बताया। उन्होंने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए रविवार से शुरू हुई 2 योजनाओं का जिक्र किया और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। 2017 के वर्ष के लिए मेरी तरफ से सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मन की बात में प्रधानमंत्री के आरोपों को विपक्ष ने झूठ करार दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि काले धन से लड़ाई में सब साथ हैं, लेकिन सरकार को लोगों की दिक्कतें दूर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने नोटबंदी से होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया। पार्टी ने कहा कि अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है और सरकार के पास दिक्कतों का कोई समाधान नहीं है। क्या जाहिर होता है कि आपकी तैयारी नहीं थी, इसीलिए जो दिक्कतें अब आ रही है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धक्का देश के जनता को हुआ है, क्योंकि देश की जनता आज त्रस्त है। लाइन में खड़े खड़े मर रहे हैं, लाइन में खड़े खड़े वो बीमार हो रहे हैं। उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो मोदी ही है। जेडीयू और आरजेडी ने कहा कि सबसे बड़ा संकट नकदी का है। जब तक बाजार में नकदी नहीं आएगी, समस्या हल होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा संकट है जो करेंसी है, वो अभी तक जो है वो 8 लाख के करीब हुई है। तो करेंसी जब कम है तो ये लाइन कम नहीं होगी, दिक्कत कम नहीं होगी। और यही पार्लियामेंट के भीतर और बाहर बहस चली हुई है। इस पर अपोजिशन एक होकर के उठाते रहा। कौन नहीं चाहता है कि मुल्क से काला धन खत्म हो,
लेकिन क्या आप इस तरह की चीजों से आप काले धन से लड़ रहे हैं? काले धन वाले बहुत मस्त होकर घूम रहे हैं, कुछ आपके इर्द गिर्द भी खड़े हुए हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारा देश टूट चुका है, अर्थव्यवस्था छत विक्षत हो चुकी है। डीएमके ने कहा कि नोटबंदी को बिना तैयारी के लागू किया गया और इसका नतीजा सबके सामने है। Corrupt people have fresh money, new money, but ordinary people are standing in the queues. How can he say that it is a victory? Which means he may think anything, but he is very poor in planning. An administration needs planning and then execution. सीपीएम ने आरोप लगाया कि नोटबंदी को 50 दिन पूरे होने के करीब हैं, लेकिन इसके उद्देश्य पूरे करने में सरकार नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रविवार से लकी ग्राहक और डीजी धन योजना शुरू हुई। योजना में डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को नकद इनाम दिया जाएगा। इस योजना के विजेताओं के नामों का पहला लकी ड्रॉ कल निकाला गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में रविवार को लकी ग्राहक योजना और डिजी धन योजना का पहला लकी ड्रॉ निकाला गया। पहली योजना ग्राहकों और दूसरी योजना व्यापारियों के लिए है। योजना में 50 रुपए से 3000 रुपए तक के पेमेंट को शामिल किया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि डिजिटल भुगतान से अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ईमानदारी के साथ सारा हिंदुस्तान अपनी अर्थव्यवस्था चलाए, जिसको कि मैं कैश इकोनॉमी की जो बुराइयां होती हैं वो ना रहे, तो क्या ये घाटा होगा? क्या भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं आएगा? लकी ग्राहक योजना के तहत हर दिन 15,000 विजेताओं का चयन होगा। हर विजेता को 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा। योजना 14 अप्रैल 2017 तक चलेगी। इस दिन 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख के 3 मेगा अवार्ड का ऐलान होगा। योजना का बजट 340 करोड़ रुपए है। देश का आम आदमी ईमानदार होता है, कुछ लोग भ्रष्टाचार और काले धन से देश को कमजोर करते हैं। तो ये ईमानदार भारत को मजबूत करने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग देश में घूम रहे हैं, इसे बता रहे हैं। इस योजना में वही लोग शामिल हो पाएंगे जो रुपे कार्ड, आधार, यूएसएसडी कोड और यूपीआई ऐप से पेमेंट करते हैं। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने मीडिया में आई इस तरह की खबरों को गलत बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि शनिवार को मुंबई में प्रधानमंत्री के भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया है। वित्त मंत्री जिस बयान की चर्चा कर रहे थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो लोग फाइनेंशियल मार्केट से फायदा उठाते हैं उन्हें टैक्स देकर राष्ट्र निर्माण के काम में अपना योगदान देना चाहिए। विभिन्न जरियों से जो लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं उनसे मिलने वाली टैक्स की रकम कम रही है। प्रधानमंत्री जी ने ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई जिक्र किया, ना ऐसा कोई सरकार का उद्देश्य है इस प्रकार का कोई निर्णय करने का, ना इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। और इसलिए जो मीडिया के एक वर्ग में इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन दी गई है, सरकार की ओर से मैं पूर्ण रूप से उसका खंडन करना चाहूंगा। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने में महज 5 दिन बाकी हैं, लेकिन एटीएम और बैंकों में नकदी की कमी बरकरार है। इसके चलते एटीएम से रुपए निकालने की सीमा 30 दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है। दरअसल बैंकों को मांग के मुकाबले रिजर्व बैंक से पूरी रकम नहीं मिल पा रही है। बैंक अधिकारियों का भी मानना है कि अगर बैंक के कामकाज को सुचारू रूप से जारी रखना है तो नकदी निकासी की सीमा को जारी रखना होगा। मौजूदा तय सीमा के मुताबिक लोग रोजाना अपने एटीएम से 2500 रुपए नकद निकाल सकते हैं, जबकि बैंक खातों से हफ्ते में अधिकतम 24,000 रुपए की रकम ही निकाली जा सकती है। हाल ही में एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने भी इस बारे में संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक बैंकों को पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध नहीं होती तब तक निकासी पर अंकुश नहीं हटाया जा सकता। नोटबंदी के बाद माओवादियों की ओर से बैंकों में करीब 100 करोड़ रुपए जमा करने का अंदेशा है। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के प्रमुख डीएम अवस्थी के मुताबिक ऐसे 18 मामलों की जांच करके करीब 3 करोड़ 13 लाख 83 हजार रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस को लगता है कि ये रकम माओवादियों की है। इसके अलावा खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद कई खातों की जांच जारी है।
नक्सल पीड़ित इलाकों के पुलिस प्रमुखों और कलेक्टर को पत्र लिखकर इन मामलों की जांच करने को कहा गया है। छानबीन पूरी नहीं हो पाई है, वो उसमें समय लगेगा, लेकिन एक अंदाजा ऐसा लगता है कि ये रकम करीब 100 करोड़ के आसपास हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे खाते हैं ऐसे और उनमें काफ़ी रकम जमा हुई है। माओवादियों का पैसा है और लोगों ने जमा कराया है, तो कानूनन तो वो जुर्मकार हैं और उन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी और जो पैसे जमा हैं वो जब्त होंगे। नोटबंदी ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की हालत बिगाड़ दी है। सबसे खराब हालत तो टांडा की है, जहां के पावरलूम उद्योग के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। मांग और आपूर्ति में कमी के चलते बुनकरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। नोटबंदी के चलते बुनकर नगरी टांडा खस्ता हाल है। इन गलियों में पहले पावरलूम की आवाजें आती थीं, लेकिन 8 नवंबर के बाद से यहां सन्नाटा पसरा है। कारोबार लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। नोटबंदी से कपड़ा व्यवसाय बहुत मुतासिर हुआ है और आज तक की ये स्थिति ये है कि लूम बंद के कगार पर है, लोग बेपनाह परेशान हैं। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर, जलालपुर और टांडा में करीब 1.25 लाख पावरलूम हैं, लेकिन टांडा में रहने वालों का मुख्य रोजगार ये पावरलूम है। यहाँ के ज्यादातर परिवारों की रोजी रोटी इन्हीं के भरोसे चलती है, लेकिन अब इनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। नोट बंद हुई, लूम बंद हो गया 1 हफ्ता मुकम्मल। सेठ लोगों के पास जो ताना बाना था 2 घंटा 4 घंटा ऐसे ही चलवा रहे हैं। परिवार भूखों चल रहा है, जैसे हम भूखे वैसे परिवार भी भूखा है। जब पैसा नहीं आ रहा कहीं से, तो सौदा नहीं मिल रहा है कहीं से, कोई उधार दे नहीं रहा है, क्या खाएंगे हम लोग। टांडा से सऊदी अरब, ओमान और चीन सहित कई देशों और राज्यों में यहाँ के कपड़े जाते हैं, लेकिन मांग में कमी के चलते यहाँ का कपड़ा उद्योग अब संकट में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के 12 जिले का दौरा करेंगे। जिले के राजकीय महाविद्यालय में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नोटबंदी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष देश भर में जनसभाओं के जरिए लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों को फिर एकजुट करने के मकसद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज दिल्ली आ रही हैं। ममता बनर्जी मंगलवार को दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेंगी। इस बैठक में नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के साझा अभियान की रूपरेखा तय हो सकती है। उत्तर प्रदेश में रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी। एएनआई के मुताबिक इस दौरान अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच पार्टी की तरफ से घोषित किए जा चुके उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी हुई। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ट्वीट के जरिए साफ संदेश दिया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि टिकट का बंटवारा सिर्फ जीत के आधार पर ही होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। उधर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार में विवादों में रहे गायत्री प्रजापति को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। उत्तर प्रदेश में रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी। एएनआई के मुताबिक इस दौरान अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच पार्टी की तरफ से घोषित किए जा चुके उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी हुई। खबरों के मुताबिक लिस्ट में कई मौजूदा विधायकों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए साफ संदेश दिया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि टिकट का बंटवारा सिर्फ जीत के आधार पर ही होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। उधर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार में विवादों में रहे गायत्री प्रजापति को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। रविवार शाम अखिलेश यादव की लिस्ट सौंपने के साथ ही प्रजापति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल गायत्री प्रजापति के पास परिवहन मंत्री का जिम्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को
इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली की थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। केरल के सबरीमाला मंदिर में कल मची भगदड़ में 21 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर है। घायलों को पंबा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों का कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि रविवार शाम मंदिर में प्रवेश की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ। कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भगदड़ मच गई। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर राहत के काम में जुटी हुई हैं। हर साल इन दिनों लाखों की तादाद में श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के लिए सबरीमाला पहुंचते हैं। इससे पहले 2011 में भी सबरीमाला में भगदड़ हुई थी, जिसमें 106 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 100 लोग घायल हो गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने एयर एशिया इंडिया के मुख्य वित्त अधिकारी से पूछताछ की है। सीएफओ अंकुर खन्ना को ईडी ने विदेशी मुद्रा के लेनदेन में नियमों के कथित उल्लंघन मामले में बीते हफ्ते तलब किया था। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से निष्कासित साइरस मिस्त्री ने सिंगापुर और भारत की इकाइयों के बीच अवैध तरीके से 22 करोड़ रुपए का लेनदेन का आरोप लगाया था, जिसका संबंध इस एयरलाइन से था। साइरस मिस्त्री ने दावा किया था कि जिन इकाइयों के बीच लेनदेन हुआ, असल में उनका वजूद ही नहीं था। ये कार्रवाई फेमा यानी विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई। ईडी ने एयरलाइंस के अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा था। प्रवर्तन निदेशालय सिंगापुर की एक कंपनी को किए गए 12 करोड़ रुपए के एक और भुगतान की भी जांच कर रहा है। देश में विकसित सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का चौथा परीक्षण आज किया जाएगा। 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में माहिर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा तट से दूर व्हीलर द्वीप से आज परीक्षण किया जाना है। पीटीआई के मुताबिक सतह से सतह तक मार करने वाली इस मिसाइल का कनिस्तर तकनीक से परीक्षण किया जाएगा, ताकि इसे कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट करके छोड़ा जा सके। पिछले 4.5 साल के दौरान अग्नि 5 का यह चौथा परीक्षण है। इसका पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 और दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को किया गया था। अग्नि मिसाइल का तीसरा परीक्षण कनिस्तर तकनीक से 31 जनवरी 2015 को व्हीलर द्वीप से ही किया गया था। ये मिसाइल करीब 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और इसका वजन करीब 50 टन है। पाकिस्तान ने रविवार को 220 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। ये मछुआरे कराची की एक जेल में बंद थे। 5 जनवरी को भी 219 भारतीय मछुआरों को और रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान में कराची की मालीर जेल से छूटे ये मछुआरे वतन वापसी की तैयारी में हैं। पाकिस्तान ने मानवता के आधार पर इन मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया। इन पर पाकिस्तान की जल सीमा में घुसकर मछली पकड़ने का आरोप था। मैं 14 महीने तक यहाँ रहा। 14 महीने के बाद मैं इधर से जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने घर जाऊँगा, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी बच्चे सबसे मिलूँगा जाके। हम पर कोई जुल्म नहीं होता। आप भी हमारी तरह जो हमें रखते हैं उसी तरह उन लोगों को भी कोई जुल्म ना करो और उन्हें भी जल्दी रिहा करो। कराची से पहले इन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर से फिर इनका आगे का सफ़र शुरू हुआ। पाकिस्तानी जेलों में 500 से अधिक मछुआरे बंद हैं और जल्द ही 219 और मछुआरों को रिहा किया जाएगा। हमारे पास टोटल 518 इंडियन फिशरमैन हैं। उसमें से 220 इंडियन फिशरमैन आज रिलीज़ हो रहे हैं जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान और की गवर्नमेंट की जानिब से, और 219 इंडियन फिशरमैन दूसरे फेज़ में 5 तारीख को 5 जनवरी 2017 को यहाँ से रिलीज़ किए जाएंगे। मछुआरों की रिहाई का फैसला ऐसे वक्त हुआ है जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। हर साल दोनों देश मछुआरों को गिरफ्तार करते हैं और महीनों जेल में रहने के बाद इनकी रिहाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नॉर्वे में भारतीय मूल की महिला गुरविंदरजीत कौर ने अपने बच्चे को वापस पाने के लिए भारतीय दूतावास से मदद मांगी है। कुछ दिन पहले नॉर्वे के अधिकारी बच्चे से दुर्व्यवहार के आरोप में उसे अपने साथ ले गए थे। गुरविंदरजीत का आरोप है कि अधिकारियों ने मामूली सी शिकायत पर उन्हें उनके 5 साल के बच्चे से दूर कर दिया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले में आगे की रणनीति बनाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इस मामले में पूरी मदद का भरोसा दे चुकी हैं। 2011 के बाद ये ऐसा तीसरा मामला है जब नॉर्वे में अधिकारियों ने दुर्व्यवहार के आरोप में भारतीय मूल के अभिभावकों से उनके बच्चों को दूर कर दिया है। 2011 में ऐसे ही एक मामले में तत्कालीन यूपीए सरकार ने नॉर्वे के अधिकारियों के सामने मुद्दा उठाया था। बाद में स्थानीय अदालत ने बच्चों को उसके अभिभावकों से मिला दिया था। वहीं 2012 में एक भारतीय दंपति को बच्चों से खराब व्यवहार के लिए जेल की सजा दी गई थी।
सीरिया जा रहा रूसी सेना का विमान रविवार को काला सागर में हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हादसे की हर तरह से जांच की बात कही है और एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। रूसी सेना का विमान TU-154 रविवार सुबह सोची हवाई अड्डे से उड़ान भरने की कुछ देर बाद रडार से गायब हो गया। खोजबीन करने पर लापता विमान का मलबा काला सागर में मिला। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक विमान में 92 लोग सवार थे। इनमें सैनिक और सैन्य म्यूजिक बैंड के साथ 9 पत्रकार भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Черным морем сегодня утром. विमान सीरिया के शहर लाद किया जा रहा था। इसमें सवार लोग रूसी सेना के जवानों के नए साल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अवैध बस्तियों पर प्रस्ताव के बाद से अमेरिका इजराइल के रिश्तों में तलखी बढ़ गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि दोस्तों के बीच की बात सुरक्षा परिषद में नहीं ले जाई जाती। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को अमेरिका समेत 10 देशों के राजदूतों को तलब किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पारित उस प्रस्ताव पर सख्त नाराजगी जताई जिसमें इजराइल को यरूशलेम और वेस्ट बैंक से अवैध बस्ती हटाने के लिए कहा गया है। नेतन्याहू ने प्रस्ताव को विनाशकारी बताते हुए कहा कि इस तरह मसले को हल नहीं किया जा सकता। Over decades, American administrations and Israeli governments have disagreed about settlements, but we agreed that the Security Council was not the place to resolve this issue. Friends don't take friends to the Security Council. वहीं जानकारों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के इस कदम से आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है। The significance of the UN resolution in the short term is that extremists on both sides will be strengthened. The extremists on the Jewish side will say we have to build, that the world will be against Israel no matter what we do. दरअसल शुक्रवार को 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जबकि अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसने प्रस्ताव को वीटो भी नहीं किया। इस पर इजराइल ने सख्त ऐतराज जताते हुए प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इजराइल ने 1967 में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जहां लगभग 140 बस्तियों में 5 लाख यहूदी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये बस्तियां अवैध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चिली में रविवार रात भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 7.6 मापी गई है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। खतरे की आशंका को देखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र दक्षिणी चिली के चिलोई द्वीप में था, जो राजधानी सेंटियागो भूकंप अधिकेंद्र से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। भूकंप के बाद इमारतों और सड़कों को खासा नुकसान हुआ है। इसके अलावा बिजली और संचार सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में रविवार से कड़ाके की ठंड जारी है। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं शिमला, धर्मशाला और कुफरी की, जहां रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में रविवार को तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के लेह में तापमान 0 से 8.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि करगिल में 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मैदानी इलाकों की बात करें तो हरियाणा का नारनौल सबसे ज्यादा ठंडा रहा, जहां तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और खेल की दुनिया से खबर की बात करते हैं। बंगाल के मध्यक्रम के बल्लेबाज पंकज शॉ ने रविवार को बंगाल क्रिकेट संघ के 3 दिवसीय प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 413 रन की नाबाद पारी खेली। बारिशौ स्पोर्टिंग का प्रतिनिधित्व कर रहे 28 साल के पंकज ने अपनी पारी में 44 चौके और 23 छक्के मारे। वो 3 दिवसीय कैब लीग में 400 से ज्यादा का स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। शॉ के नाबाद 413 रनों की बदौलत बारिशौ स्पोर्टिंग ने 115 ओवर में 8 विकेट पर 708 रन बनाकर पारी घोषित की। इससे पहले दक्षिण कालीकट संसद ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे।
जाने माने ब्रिटिश पॉप स्टार जॉर्ज माइकल नहीं रहे। 53 साल की उम्र में ऑक्सफोर्डशायर में उनका निधन हो गया। कभी लंदन के मेट्रो स्टेशन पर गाकर अपनी रोजी चलाने वाले जॉर्ज को पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने वैम ग्रुप के तले अपना पहला एल्बम रिलीज किया। 1981 में रिलीज हुए इस एल्बम की 4 करोड़ कॉपियां बिकी। 1986 में उन्होंने अपना सोलो करियर शुरू किया, जिसके तले उन्होंने फेथ नाम का एल्बम निकाला। इस एल्बम के 4 गाने बिलबोर्ड म्यूजिक चार्ट के पहले पायदान पर रहे। उनके गाए डोंट लेट द सन गो डाउन ऑन मी और न्यू यू वेटिंग फॉर मी आज भी दिल को छू जाते हैं। इसे विनम्रता ही कहेंगे कि लास्ट क्रिसमस गाने से सबका दिल चुरा लेने वाले जॉर्ज ने क्रिसमस से के दिन ही दुनिया से विदा ले ली। साल 2004 में आई सुनामी की आज 12वीं बरसी है। इस मौके पर दुनिया भर में सुनामी के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 12 साल पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा में समुद्र के नीचे आए 9.15 तीव्रता के भूकंप ने हिंद महासागर में ऐसी लहरें उठाई कि भारत समेत 13 देशों में भारी तबाही मच गई। कई जगहों पर ये लहरें 100 फीट ऊंची थीं। इस तबाही से दुनिया भर में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 5 लाख आशियाने पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सुनामी का सबसे ज़्यादा असर इंडोनेशिया, श्रीलंका और दक्षिण भारत पर पड़ा था। भारत में इस वजह से 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 5 लाख से ज़्यादा लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। आज सरदार उधम सिंह की जयंती है। आज़ादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह ने सन 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अपने देश के लोगों की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। 1940 में उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब की गवर्नर रहे माइकल ओडायर की हत्या कर दी। उन पर मुकदमा चला। जून 1940 को उधम सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पैंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बेनामी संपत्ति कानून पर अमल जल्द। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बदलते नियमों का किया बचाव। विपक्ष ने नकदी संकट पर उठाए सवाल। पाकिस्तान ने रिहा किए 220 भारतीय मछुआरे। सरहद पर तनाव के बीच सद्भावना पहल। 5 जनवरी को 219 मछुआरों को रिहा करने का भी ऐलान। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। दिल्ली में शीतलहर। घने कोहरे से रेल, सड़क और विमान सेवाओं पर असर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य विमान हादसे की जांच के दिए आदेश। राष्ट्रीय शोक आज। सभी 92 लोगों की मौत पर भारत ने जताया दुख। अवैध बस्तियों पर प्रस्ताव के बाद इजराइल अमेरिका रिश्तों में तल्खी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। का सुरक्षा परिषद में नहीं ले जाते दोस्तों का मसला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।